में बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर आप किसी का एहतराम नहीं करेंगे तो डेफिनेट बात है कि वो अच्छा महसूस नहीं करेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अदब से, एहतराम से, अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए और अपने से छोटों से प्यार कीजिए। ये बात आप सब जानते हैं कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एहतराम भी चीज़ों को, स्टैंडर्ड्स को और मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उन्हें देखकर करते हैं कि किसी का ओहदा ज़्यादा है तो ठीक है, बड़ा है और वो हमसे जो है वो ज़्यादा वेल्दी है, तो ये है कि हम उसकी इज्जत करते हैं और हम उन लोगों की इज्जत में कमी करते हैं कि जो लोग इन चीज़ें जिन लोगों के पास नहीं है। सो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में एहतराम को लाजिम बनाइए और अदब जो है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसी से रिलेटेड मैं बात करूंगी क्योंकि हम सब में, इंसानों में और बाकी हैवानों में किस चीज़ का फ़र्क है? इसी चीज़ का है कि हम लोगों में सेंस है, हम लोगों में अक्ल है और अक्ल जो है वो इसी चीज़ की दलील है कि आप जो है वो अदब करें, एहतराम करें और सोचें, ठीक है, अपने से बड़ों की इज्जत करें। आप ये देखिए कि अरबी का भी जो एक मकूला है जो कि बहुत जो मशहूर है वो यही है कि इस्लाम इज कुल दीन, कि इसका मतलब ये होता है कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल अदब और दीन का मजहब है। तो ये है कि हमें बहैसियत मुसलमान इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और हमें अदब को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्या चीज़ें आती हैं रूटीन में, अदब में, एहतराम में? मीठी गुफ्तगू करना, किसी से अच्छे से बात कर लेना। आपको नहीं पता होता, अगर आप ऑफिस आए हैं, अपने घर में हैं, आप किसी से अच्छे तरीके से, एक मीठे अल्फाज से बात कर लेते हैं तो उसका दिन अच्छा गुजरता है, ठीक है। और अगर आप वही ऐसे चलते फिरते रूड बात करेंगे तो वो वही बंदा कहेगा कि ये क्या है, मतलब इसने क्या था कि अगर आप किसी से अच्छे तरीके से बात कर लेते। तो अदब हमारी जिंदगी में और एहतराम जो है वो बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही मैं इस चीज को शेयर करूंगी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अदब से महरूम इंसान खालिक और मखलूक दोनों की नजरों में गिर जाता है। तो आपको ये जो अदब और एहतराम है ये आपकी जिंदगी में कामयाबी से भी कहीं ना कहीं मुंसलिक है, बहुत ज्यादा। आपने जो लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं, किसी ओहदे पर बैठे हैं, किसी जगह पर, मतलब उनको कोई मकाम है, तो वो अदब ही की बदौलत है। अगर आप अदब एहतराम करेंगे अपनी जिंदगी में तो आपको ऊपर वाली ज़ात अल्लाह पाक भी आपको तरक्की की मंजिलें तय करने में आसानी फराहम करेंगे। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप भी एहतराम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और उसको लाजिम व मलजूम करेंगे। और हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत बेहतरीन मेहमान मौजूद होते हैं और हर प्रोग्राम में हम आपको उनके बारे में बताते हैं और एक नई चीज हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही अहम मौजू मौजूद है जिस पर हम बात करेंगे और चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और आपने सुना तो होगा नाजरीन के माहौल दोस्त जो है वो चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे हमने शॉपिंग बैग्स का सुना कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उन्हें खत्म किया जा रहा है या वो जो है माहौल दोस्त नहीं है क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते हैं और वो हमारी जो जमीन है और जो हमारे माहौल को, हमारे हवा को जो है वो पॉल्यूट करते हैं या आलूदा करते हैं। और इसी तरह हमने ये सुना कि माहौल दोस्त गाड़ियां आ रही हैं जिसमें धुआं नहीं निकलेगा और जो हमारी हवा के अंदर जो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक जो लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। तो क्या चीजें आ रही हैं जी? इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, ठीक है, जो माहौल दोस्त हैं, धुआं नहीं पैदा करेंगी और ऑक्सीजन लेवल हवा में अच्छा रहेगा, ओजोन लेयर डिस्टर्ब नहीं होगी। तो उसके साथ साथ आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छी और अहम इन्वेंशन मौजूद है जिस पर हम बात करेंगे। आपने कभी माहौल दोस्त घरों के बारे में, माहौल दोस्त मटेरियल के बारे में, या ऐसा मटेरियल हम आज आपको बताएंगे जिससे आपके जो घर भी बनेंगे लेकिन साथ ही साथ में वो माहौल दोस्त भी हैं। तो चलिए इस बारे में बात करें और इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जवेरिया शेख, एचओडी आर्किटेक्चर डिजाइनर और आईएसपी मुल्तान से उनका ताल्लुक है और उन्होंने आज हमें टाइम दिया। और उसके साथ ही आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत ही बेहतरीन फोक सिंगर जो कि हमें हमारे फोक गानों से जो है वो हमें महसूस करेंगे और हम सुनेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। उनका नाम है मुनीर सांवल जो कि फोक सिंगर है और हमारी इलाके की शान है और हमारे इलाके को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल और हमारे लोकल और रीजनल लेवल पर भी। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम दुरे शावार, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो।
वेलकम यू टू एज वेल। आपने प्रोग्राम का आगाज, आज सुबह का आगाज एक बहुत खूबसूरत अल्फाजों में किया कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। बिल्कुल, आप अदब वाले होंगे तो नसीबदार होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसके साथ ही जो हमारे डॉक्टर जुबैर के साथ तशरीफ रखते हैं हमारे दूसरे मेहमान जो कि फोक सिंगर हैं और मुनीर सावल साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत खुशामदीद शो में। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस सुबह को हसीन हम लोग सॉन्ग सुन के और अच्छी एक डिस्कशन के साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं जुवेरिया से बात करूंगी और हम जानेंगे कि हमारे पास इस टाइम अगर हम लोग देख सकें तो हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है ऐसा मटेरियल भी जिसके बारे में जुवेरिया हमें बताएंगी कि ये जो मटेरियल है ये एक नई इन्वेंशन है, ये एक इजाद है जो कि आईएसपी में डॉक्टर जुवेरिया की मदद से की गई है। और ये माहौल दोस्ती जो मटेरियल है जो घर बनाए जा रहे हैं उसकी तरफ एक पहला कदम है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक न्यूज भी है हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से, रोहियत 10 की तरफ से। तो जुवेरिया पहले तो बताइए कैसी हैं आप, क्या चल रहा है आजकल? आई एम वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। पोस्ट कोविड है और हम अब दोबारा कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं, बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं, खुद का किरदार को बनाना, माहौल को बनाना और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में डालना। अभी आ गया है फॉल सीजन, खजा का मौसम आ गया है और बहुत जल्द फॉग सीजन आ जाएगा। तो फॉग सीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी ब्रिक। इस इलाके में ब्रिक इस्तेमाल करके हम बहुत फॉगी और बहुत माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसके नेगेटिव पहलू उससे अटैच्ड हैं। तो हमने ये एक रिसर्च की और हमने ये किताब लिखी आईएसपी में और हमने ये सदन कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से ये बहुत खूबसूरत ब्लॉग इजाद किया और इसको इंडस्ट्री में मायानाज कराया और इंट्रोड्यूस कराया और आज हमारा इनॉग्रेशन है आपके साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जनाब, माहौल दोस्ती की तरफ, कंस्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर की तरफ से रोहियत 10 में आज हम एक इनॉग्रेशन जो है वो हुआ है हमारे इस बहुत ही अच्छे जो है आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, राइट, दिस इज द टर्मिनोलॉजी के सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की तरफ से एक इनॉग्रेशन है जो आज हमारे शो में सुबह रोहियत 10 के तवस्सुत से आपके सामने पेश किया जा रहा है। अच्छा जुवेरिया, ये बताइए कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये आपने किस तरह से बनाया है? ये एक इंतहाई कम कीमत ब्लॉक है क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल वेस्ट से इजाद शुदा है। तमाम तर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो खाद्य इंडस्ट्री का वेस्ट है, फ्लाई ऐश वेस्ट है, जो लाइम वेस्ट है खाद्य इंडस्ट्री का, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, और जो फर्मेस का वेस्ट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेस्ट है, उन सबको हमने मिला के बगैर सीमेंट के ये ब्लॉक इस तरह से बनाया कि इसमें सीमेंट कम से कम इस्तेमाल हो रही है और ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत है। और आज के बाद ये ब्रिक को, हमारे कन्वेंशनल ब्रिक को रिप्लेस करेगा। जो हमारी आम ब्रिक जो हम 400 साल से, बल्कि उससे भी पहले से हम 4000 साल से इस्तेमाल करते आए हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बहुत बढ़ रही थी और अब हम नहीं मजीद उसको अपना वो कर सकते। हमारा माहौल इस वक्त उसको मजीद नहीं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता और हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है। कितना काम हो रहा है माहौल दोस्ती के ऊपर, क्योंकि ये उसके नताइज भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहे हैं। हम लोगों की ओजोन लेयर जो है वो किस तरीके से डिस्टर्ब हुई थी। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वेस्ट मटेरियल जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, कहाँ उसको डिस्पोज करना है, कहाँ उसको वो करना है, लेकिन आप ये देखें कि वो सारे का सारा हम एक अच्छी चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए नुकसान नहीं है इसका कोई। अभी ये 4 महीने वो है जब आपके सारे भट्टे बंद हो जाएंगे। अब हम भट्टों से नहीं ब्रिक बना सकते क्योंकि इस वक्त में आलूदगी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ जाएगा दिसंबर जनवरी में बहुत। तो अब ये कि अब ये ब्रिक जब बनेगी तो इसमें चावल का दाना, बिल्कुल सारा, न सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट बल्कि एग्रीकल्चरल वेस्ट भी, वो भी इसमें मौजूद है। वो इसको सीमेंटेशियस और इसको एक अच्छा वो एंकरिंग देता है, जरा ग्रिप करके रखता है। कमाल हो गया। और जी ये उसी तरह मजबूत है जिस तरह एक आम ईंट होती है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जी चावल है और जो है एक खातून बता रही हैं, तो एक खातून ने बड़ी सॉलिड चीज बताई है आपको। द पॉइंट इज कि सुबह सुबह आपको एक लेडी से, देखें जी, खवातीन वैसे तो हर फील्ड में आपको पता है कि माशाल्लाह आगे हैं और माशाल्लाह ये कि हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी बात है कि वो चीज तरक्की हो रही है और सामने आ रही है।
लेकिन जी ये जिस तरह डॉक्टर जवेरी ने बताया कि ये उतनी ही मजबूत है, उससे डबल, क्योंकि लाइन है, आप तो खुद बिल्कुल केमिस्ट्री से रिलेटेड हो तो आप समझ सकते हो जब लाइन जाता है वो सीमेंट है तो वो बहुत अच्छा ग्रिप करता है। ठीक है, तो ये एक मजबूत चीज है, बिल्कुल वैसी ही जैसे आपके घर की ईंट होती है, बल्कि उससे 2 गुना ज्यादा है। और ये है कि इसको आप किसी भी कराटे एक्सपर्ट से आप इसको ट्राई करा सकते हैं। अभी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन ये कि अगर होते तो हम आपको लाजमी इसको करके दिखाते। अच्छा जवेरिया, इस बारे में जो है वो मैं आपसे मजीद बात करूंगी। अभी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, मुनीर सावल, कैसे हैं आप? और ये बताएं कि आजकल क्या हो रहा है, नए नए जो सॉन्ग्स हैं उसके बारे में, आप किस सॉन्ग पर काम कर रहे हैं और आपसे अभी हम सॉन्ग सुनेंगे भी, तो ये बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? मतलब अब आजकल जो मिलाद का महीना आ गया है। जी जी बिल्कुल, 12 रबीउल का महीना है। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इबादत का महीना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसी महीने में हमारे फंक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। जाहिर बात है, उसमें ये है कि आप सालगिरह के फंक्शन, हाँ, के प्रोग्राम ऐसे इसी से फार्क नहीं होते। इसी से आप बहुत मसरूफ, ये हकीकत है। जो लोग ये सोचते हैं कि जी सिंगर्स हैं तो शायद ये आप ये देख लें कि हमारे यहाँ के फोक सिंगर्स जो हैं वो उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखिए रीजनल लेवल पे जब आप खुद से चांस देंगे, खुद उनको इंपॉर्टेंस देंगे, खुद वैल्यू करेंगे, तो सिंगर्स जो हैं वो फिर ये कि वो भी अपनी अपनी जिंदगी में एक्सेल करते हैं। अच्छा, आजकल जो है मिलाद का जिस तरह है, तो क्या आप हिस्सा उसमें लेते हैं या जो है कि आप सिर्फ इसी सॉन्ग्स या मिलाद में भी हिस्सा लेते हैं? ठीक है, मैंने भी परसों वाले मिलाद कराया था। इंशाल्लाह हम भी मुसलमान हैं, ऐसे नहीं होता। ये तो बहुत दरवेश बंदा होता है, आपको पता है। नहीं, ये तो बिल्कुल बात है, यही बात है। और इसके बाद बताइए कि अभी जो ताजा तरीन कोई काम आपने जो किया है उसके बारे में बताएं। अभी ताजा तरीन मैंने एक शॉप बनाई। ओके, ठीक है। साथ में मतलब ये कि आप वो भी कर रहे हैं? वो भांजों को बना के दिया, जनरल स्टोर बनाया मैंने। ठीक है। अभी ये कोरोना वायरस हमको ना गुलकार हो ना फना कर गई। कोरोना से ये बात बड़ी इन्होंने अच्छी कही है कि कोरोना ने बहुत पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है, और जो सिंगर्स हैं जाहिर सी बात है वो भी हमारी तरह, मतलब हम लोग उसी का हिस्सा है, मुआशरे का हिस्सा है, हम सब डिस्टर्ब हुए हैं। तो अल्लाह पाक हम सब की के लिए आसानियां करे। और इसके अलावा ये बताइए कि आप कोई इस तरह का अपने सॉन्ग से रिलेटेड अगर कोई चीज हमारे साथ शेयर करना चाहें या हमें थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहें अगर। वो ये कोरोना वायरस का मैंने एक गीत गाया, कोरोना वायरस का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सुनाऊंगा। ओके, तो आप लिखते भी खुद हैं? नहीं, लिखते खुद नहीं। लिखते खुद नहीं? मुख्तलिफ शायरों से लेते हैं। अच्छा, शायरों से लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये कि आप पहले बता देते हैं कि ये है चीज जिसके ऊपर मैं लिखना चाहता हूं? हम पहले बताते हैं, उनको हम धुन देते हैं, वो धुन पे लिख देते हैं, फिर हम तैयार करते हैं, फिर रिकॉर्ड कराते हैं, फिर ऐसा होता है। कितना अच्छी बात है। अच्छा, नहीं तो कंपोज जो होता है जिसको कहते हैं कि धुन बनाना और फिर उसको पूरा कंपोज करना, वो सारा काम आप अकेले करते हैं या कोई टीम है या कुछ? कंपोज खुद मैं करता हूँ, अल्लाह से शुक्र। अच्छा, कंपोज भी आपको? माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है कि वरना सिंगर का काम यही होता है कि वो गाना गाता है। मैं धुन भी खुद बनाता हूँ, कंपोज भी खुद करता हूँ। चलें फिर ये कि आपसे हम गाना सुनते हैं। अब बात हो रही है गाने की, तो गाना तो सुना जाएगा। तो नाज़रीन, सुनते हैं हम मुनीर सावल से उनका एक बहुत अच्छा गाना। ओ अमेजिंग भाई, बहुत 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 अच्छा गाना आपने हमें सुनाया। मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम से माहौल ही आपने चेंज कर दिया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा। अच्छा, ये सॉन्ग आपने मतलब क्या सोच आई, क्या था माइंड में कि इतना मजे का होता है? इसके वर्ड ही इतने मजे के हैं। और इसका क्या लाइन है जो पहले वाली थी? वो समझ है ना कर जान सजान में वाला ना, ठीक है, छोड़ सऊदी पाकिस्तान में वाला ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, महबूब अपने आशिक से कह रही। बिल्कुल, ये देखें, ये मैंने इनसे इसलिए पूछा है ताकि वो लोग जिनको क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहीं से हैं, हमें पता है कि सराइकी जो है उसका क्या मतलब होता है। लेकिन ये जो सहू की जान जो कह रहे हैं, तो वो ये है कि परदेसियों के बारे में इन्होंने बताया है कि वो छोड़ो और आप जो है वो पाकिस्तान आए। बड़ी खूबसूरत है। आपने तो मैसेज दिया है कि भाई जिंदगी का वो स्टोरी है। My husband is in Saudi, so I was trying to call him up last night. छोड़ सऊदी देखिए, वो आपने भी बुलाया और फिर वो आ गए। तमाम खवातीन और हजरात, आपने जिस जिसको कोविड में बुलाना है, हमारे मुनीर सावल का गाना है ये, और ये आप सुना सकते हैं, बोल सकते हैं जिस जिसको आप चाहते हैं कि आप मिस कर रहे हैं कि आप आएँ। तो यह है कि ये गाना उन तमाम लोगों को हमने डेडिकेट किया है।
ठीक हो गया। अच्छा, डॉक्टर जवेरिया आपकी तरफ आते हैं इस बारे में कि माहौल दोस्ती पर जो है वो हमने बात की, जैसे आपने कि बहुत सारी फिजा में आलूदगी हमारी फैक्ट्रीज की वजह से हो रही थी और उसके अलावा भट्टे भी उसके अंदर बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। ये तो रियलाइज हुआ हमारी गवर्नमेंट को कि नहीं ये चीज़ जो है इसको करना चाहिए। इस पर हम मजीद जो बात है वो करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और फिर इस पर हम मजीद बात करेंगे डॉक्टर जवेरिया। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और खुशामदीद। रूही एट 10 के साथ आप मौजूद हैं और आप देख रहे हैं हमारे मेहमानों के साथ मुलाकात। इससे पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर जवेरिया से एक इंडस्ट्रियल वेस्ट से बने हुए, मतलब ये कि माहौल दोस्त इस ईंट के पीस के बारे में जो कि इन्होंने बनाया है और ये एक इन्वेंशन है। अच्छा जवेरिया, मैं आपकी तरफ आती हूँ और आप मुझे ये बताएं, बल्कि इससे पहले बल्कि हमने अब गाना सुना था, अगर जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए हमारे साथ मुनीर सामल भी मौजूद हैं, एक फोक सिंगर जिन्होंने हमें एक गाना सुनाया था। तो मैं जवेरिया को ब्रेक के दौरान में जो है उनको मैं ये बात कह रही थी कि वो चूंकि परदेसियों के लिए है गाना, कि जनाब के कोविड के डेज में, कोविड-19 में जब लॉकडाउन थे और वो लोग नहीं आ सकते थे तो इन्होंने गाना बनाया था। तो जवेरिया कहती हैं कि इन्होंने कॉल की जो है अपने उनको बुलाने के लिए, और मैंने कहा कि फिर ये जो गाना है ये तो फिर आपके ऊपर पूरा पूरा जाता है। तो जवेरिया ये बताइए कि फिर अब आप ये उनको भेजने वाली हैं? यस, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है इस प्रोडक्ट को वो करने के लिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, मैं भी पाकिस्तानी साइंटिस्ट हूँ और हम दोनों, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है कि हम ये प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकें। और इंडस्ट्री ने और नया पाकिस्तान ने PM हाउस में खुद ये बात वो हुई है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ माहौल दोस्ती के बारे में बात होती थी, लेकिन उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया है और मुल्तान की तरफ से और हमारे रूही एट 10 में इस टाइम हम आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छी कन्वेंशन की एक न्यूज़ ही दे रहे हैं एक तरह से कि हमने माहौल दोस्त मटेरियल आर्किटेक्चर जो है उसको सपोर्ट करने के लिए कैसा मटेरियल बनाया है, कैसी ईंट की शक्ल में, कैसे ब्लॉक की शक्ल में, जो कि आपकी आम ईंट से ज्यादा मजबूत भी है और माहौल दोस्त भी। और इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है चावल और जो है कार्बोनेट, और इसके अलावा ये मजबूत भी आपकी आम ईंट से डबल है। तो जवेरिया ये बताएं कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आप कह रहे हैं कि इसमें यूज हो सकता है, कितनी अच्छी बात है कि वो हमारा सारा कंज्यूम हो जाएगा। इसमें हमें तो पता ही नहीं होता था कि हमने उसका मतलब है कि हम उसको जब समंदरों में या दरियाओं में उसको वेस्ट जो कहते हैं कि डंप ऑफ करते थे तो वो वहां पे मसला होता था आबी हयात के लिए, ठीक है। तो अब ये है कि वो इसमें यूज हो रहा है। ये बताएं जवेरिया कि ये किस तरीके से, मतलब ये कि आप लोग वो करते हैं इकट्ठा, और फिर ये है कि ये हमारे पाकिस्तान में अभी इसके ऊपर और इम्प्लीमेंटेशन अभी कोई हुई है या ये सिर्फ बारिश का पहला कतरा है ये वाला? ये पाकिस्तान काउंसिल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल PSQCA जो स्टैंडर्ड्स के लिए है, उसने ये हमारे ऊपर प्रेशराइज किया। तमाम दर साइंटिस्ट जो पाकिस्तान के 10 हैं उन्होंने मिलकर इस बात को इजाद किया, बल्कि इसको इंडस्ट्री के साथ लाइसेंस किया और अब एक ब्रिज बनाई है। ये लीड सर्टिफाइड है और ये एशरे सर्टिफाइड है। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता है घर को। बात और क्या हो सकती है, कोई जरूरत ही नहीं है वो आपको वो सोलर लेयर वो जो बिछाते होते थे छतों के ऊपर। अच्छा ये बताएंगे कितनी सस्ती है आम ईंट के मुकाबले में, ये कितनी कीमत होगी इसकी? एक आम आदमी जो है वो अगर समझे कि जी एक ईंट जो हम भट्टे से ले रहे हैं तो उसके मुकाबले इस ईंट की क्या कीमत होगी? ये इसकी कीमत है -5, यानी कि आप ये ईंट खरीदो मैं आपको 5 रुपए दूंगी। यानी जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट के पास जाते हैं, फर्टिलाइजर के पास या पावर प्लांट के पास, वो कहता है ये पैसे ले लो, हमारा सामान ले जाओ। ओह, इसका मतलब ये, अच्छा जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कार्बोनेट की बात करते हैं तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो पड़ा हुआ है और इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उनको देना है और वो इसमें आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो कॉस्ट है, तो फिर ये आम आदमी अगर एक मिसाल है कि ये चीज अब बिल्कुल सक्सेसफुल है, लॉन्च हो चुकी है, लॉन्च हमने की है, मतलब हो चुकी है, ये रूही एट 10 पर लॉन्च हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का पहला स्टेप है वो हम लोग यहाँ पर आज हमने लॉन्च किया है। तो जवेरिया ये बताएं कि एक आम आदमी अब ये है कि क्या अवेलेबल होगी मार्केट में? बिल्कुल, अब इसके अलावा और कुछ अवेलेबल नहीं है। आज हम आपके रूही एट 10 के इस
प्लेटफॉर्म से हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि भाई अब हमारे पास ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अब हम अगर इस पे नहीं आए तो हम अपने एनवायरनमेंट और अपने खुद भी वो नहीं है ये मटेरियल इतना मौजूद है, इतना ज्यादा मौजूद है, इंडस्ट्री आपको दे रही है, कह रही है पैसे भी ले लो, सामान भी ले लो और ले जाओ। अच्छी बात, और क्या होगी भाई, बैठे बैठे आपको एक चीज भी सॉलिड मिल रही कानून है, पाकिस्तान का कानून है कि एनवायरमेंटल इंडस्ट्री का कानून है कि आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। तो एनवायरनमेंट एजेंसी आके उनसे बोलती है कि आया कि आपका जो काम है, आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सही से एक्सपोर्ट हुआ है, सही से डिस्पोज हुआ है कि नहीं। इस वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का, चुनाचे उनके लिए फर्क बनता है। मोस्ट वाली बात है ये, पैसे ले लो और आप वो चीज बना लो। जी, ये एक सुबह सुबह इतनी सारी गुड न्यूज, मतलब और कुछ बता सकता है आपको। देखें, अच्छा जवीर, ये तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि सारा कुछ। अब ये है कि इसको किस तरीके से ये हो रहा है, क्या एग्जीक्यूट हो रहा है मार्केट में, इसकी अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट, और फिर इसके साथ मुझे आप अपना एस्टाई के बारे में भी बताएंगी। जी, ये अब क्लाइंट इतना अवेयर हो गया है कि वो आके हमसे खुद बोलता है कि मुझे फ्लाई ऐश की ब्लॉक चाहिए, फ्लाई ऐश की ब्रिक चाहिए। ठीक है। तो अब ये कि हमारे मशीन में डालते हैं और ये बनकर आ जाता है, लेबर का कॉस्ट उतनी नहीं है, हर चीज इसमें ओवन वगैरह का और जो कुछ भी नहीं, तभी तो 0 कार्बन फुटप्रिंट बनाए भाई फिर। जी, वो ये एक बन चुका है, मतलब अब ये जरूरत है, ये हमारी वाकई जरूरत है इसकी। हम ये बहुत बना रहे हैं, 2 साल से बना रहे हैं, और अब इसको हम मजीद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत इसको आगे बढ़ाएंगे और अपने मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, और ये एक गुड न्यूज है जो कि हमें सुबह सुबह मिली है। माहौल बहुत अच्छा हुआ है और यकीनन सुन के आपका भी मूड बहुत अच्छा हो गया होगा। उसको मजीद खुशगवार बनाते हैं हमारे साथ जो सिंगर मौजूद हैं, फोक सिंगर मुनीर सावल, उनके पास बहुत मजे मजे के सॉन्ग्स, उससे पहले भी उन्होंने इतना अच्छा गाना हमें सुनाया है। तो ये बताइए मुनीर कि आप हमें ये बताएं कि आप और कौन कौन से जो है वो जगहों पर फंक्शंस वगैरह, जो सही बात है आप हर जगह फोक जो सॉन्ग्स है वो डिफरेंट फंक्शंस में करते होंगे, तो क्या ये आप सिर्फ मुल्तान में करते हैं या पाकिस्तान में हर जगह जा रहे हैं? नहीं, हम हमारे जो फंक्शन होते हैं शादियों के, सालगिरह पे, स्कूलों के जो फंक्शन है हम अटेंड करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में करते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलें जी, इसके साथ ही अब हमें एक गाना जो है वो सुनने का दिल कर रहा है, आपको भी सुनाएंगे। तो मुनीर, आप हमें एक अच्छा सा अपना खूबसूरत गाना सुना दीजिए। जी, तो वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर वॉचिंग रूही एट 10 और हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम डॉक्टर जवेरिया और हमारे फोक सिंगर जिन्होंने हमें इतना अच्छा और इतना हसीन गाना जो है वो उन्होंने हमें सुनवाया था। अच्छा, ये जो गाना है, पहले तो इसके लिए बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा गाना हमें सुनाया, और दोनों की जो धुनें हैं और जो शायरी है वो सब इन्होंने अरेंज की और इन्होंने ही जो है उसको तरतीब दी और इतना खूबसूरत जो है वो गाना हम लोगों को सुनाया। अच्छा, इसके बाद जो है वो डॉक्टर जवेरिया पर आते हैं। हम लीड्स के बारे में जानना चाहेंगे कि लीड्स को डिफाइन करें, क्योंकि ये लिंक है आर्किटेक्चरल सस्टेनेबिलिटी से, जो कि हमारा आज का मौजू है। तो लीड्स को जवेरिया थोड़ा सा बयान कीजिए कि वो क्या चीज है। हमारे न सिर्फ रीजनल, जैसे बिल्कुल लोकल हमारा एक कानून है, फिर उसको थोड़ा सा ग्लोबल, फिर ग्लोबल और बिल्कुल मेगा वो होते हैं। ठीक है। तो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें अख्तियार करने होते हैं और उनको ही हमने फॉलो करना होता है। तो एशरे हमारा एक अम्ब्रेला है जिसके थ्रू हम तमाम रीजन्स में हमारे चैप्टर्स बने हुए हैं। फिर इसी तरह से लीड है कि जब इसके ऊपर सर्टिफिकेशन लग जाएगी, इस पर मोहर लग जाएगी कि ये लीड सर्टिफाइड है, यानी कि ये इंतहाई सस्टेनेबल और कारगर है और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इसको एफिशिएंसी का और इकोनॉमिकल का और इसको एक हेल्दी ब्रिक होने का एक वो हासिल है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। यानी लीड जो है वो एक इदारा है जो इनको सर्टिफाई जिन्होंने किया है कि ये जो है ये आपके लिए यानी कीमत में भी कम है और माहौल दोस्त भी है। ठीक है। अच्छा, तो और इसके बारे में आप इसके बाद एश के बारे में बता रही थी मैं। ASHRAE is an institution where we learn how to produce environmental friendly aspects. वहाँ पे कवानीन होते हैं कि अच्छा माहौलियाती दोस्त बिल्डिंग को किस तरह से हम बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो है फ्लाई ऐश, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है पावर प्लांट का। पावर प्लांट इंतहाई बहुत बड़े तादाद में फ्लाई ऐश हर घंटे में प्रोड्यूस करती है। अच्छा, ये सिर्फ कोल पावर प्लांट करता है या फिर
जो दूसरा हमारे पास गैस पावर प्लांट्स हैं या जो दूसरे हैं वो भी करें? नहीं, तमाम तरह जो कोल पावर प्लांट्स हैं जो सिंध में भी हैं, थर में भी है, साहिवाल में भी है, साहिवाल में भी है, सनावा में भी है और कराची में भी है, हब में भी है। तो वो तमाम तरह इतना ज्यादा तादाद में ये इस्तेमाल करता है और वो उनकी सोच होती है कि हम इसका क्या करें। चुनाचे उनका फैसला है कि हम इसको जब डिस्पोज ऑफ करेंगे, एनवायरमेंट गवर्नमेंट्स की तरफ से उनका प्रेशर है कि इसको इन्होंने खैर आफियत से ऐसा डिस्पोज करना है जो एनवायरमेंट पे ये हैज़ार्डियत ना रहे। चुनाचे हमने उसकी बुनियाद पे ये ऐसा प्रोडक्ट बनाया है कि हमें न सिर्फ मुफ्त का रॉ मटेरियल मिले बल्कि हम उसको अपना आराम से अपने लेबर को आज के डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिकल कंडीशंस के अंदर जो लोकल बंदा है, थर में हो चाहे सनावा में हो, चाहे वो हब में हो, कि हम उस लोकल को इतना अच्छा सा ट्रेन कर लें, खासूसी तौर पे औरतों को। ये इतना आसान है बनाना कि थर में हमने 10 वर्कशॉप कराई हैं जहां पे हम फ्लाई ऐश को लेके औरतों को ट्रेन करते हैं ये ब्रिक बनाने के लिए, ब्लॉक बनाने के लिए। फिर वो ब्लॉक आराम से हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं और इसको इनॉग्रेट कर सकते हैं और इसको मार्केट में सेल करने के लिए एक औरत को एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए हमारा ये जद्दोजहद शुरू है और औरत को स्किल देने के लिए ताकि ये औरत घर बैठे कुछ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके और एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो आगे बढ़ सके। तो जवेरिया, इसका तो मतलब ये हुआ कि एक तो ये चीज है कि ये हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली के अलावा, हमारी माहौल दोस्ती के अलावा हमारे लिए रोजगार के मौकों का भी बड़ा जरिया, कि मतलब ये कि मौका है ये कि आप जैसे बता रही हैं कि लेबर भी जो है वो जरी बातें हो रही है, उसमें काम हो रहा है, लोगों के लिए रोजी का मौका भी है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम जिस तरह बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कारखाने, जैसे कोविड डेज में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। हाँ, ठीक है। तो इसमें ये क्योंकि आसान है बनाना और इसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी की जरूरत है और ट्रेन लेबर की जरूरत है। आप 2 दिन में 3 दिन में लेबर को ट्रेन करके आप अपने छोटे छोटे यूनिट्स लगा लें। यानी कि ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है लेबर को ट्रेन होने का। एक तो होता है ना कि पूरा महीने लग जाते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि कुछ सीख रहे हैं हम। जी ठीक है, तो 3 दिन कितनी अच्छी बात है। बताइए 3 दिन में ये बनाने के लिए आपके पास लेबर ट्रेन हो जाती है और उसके बाद ये है कि वो इस काबिल होते हैं कि वो उस मटेरियल से इस चीज को, यानी कि इस ईंट को इस बनाने में कामयाब हो जाए। अच्छा जवेरिया, ये बताएं कि ठीक है ईंट बन गई और सारा कुछ, ये बताएं कि अवाम को अगर एक मिसाल, अगर कोई कहे कि भाई अब मैंने अगला घर अपना जो है वो बस इसी से बनाना है, तो मुल्तान में इसका क्या आउटलेट है और कहां से किसको कांटेक्ट करेंगे? मुझे कांटेक्ट करें, हमारे पास आउटलेट है और हम ये इतना आसान है बनाने को कि मैं तजवीज भी करती हूँ और इसको इनकरेज भी करती हूँ कि औरतों को आगे आके करना चाहिए। जो हमारा एक मिडिल या लोअर मिडिल क्लास है, कोविड टाइम्स में जब औरतों के लिए आमदनी का कम वो है, इस वजह से हमने थर में भी इस तरह के वर्कशॉप कराए हैं जहाँ पे लोकल औरत, जो रीजनल औरत है या सराइकी में जो औरत है, उसको हमने ट्रेन किया उनकी अपनी जबान में, ताकि वो आराम से ये ब्लॉक बना के और अपना इंडस्ट्री में और मुल्क की खिदमत कर सके। बहुत अच्छी बात आपने की। जवेरिया, आपसे मजीद इस बारे में मैं बात करूंगी कि ये कितने लोग जो हैं आपके साथ काम कर रहे हैं और कितनी, मतलब आपकी इंडस्ट्री में कितना टाइम इस चीज को करते हुए, ये आपने, मतलब हमारे यहाँ तो ये बात पहली दफा हो रही है, लेकिन उससे पहले भी इन लोगों ने इस पे एफर्ट किया और ये काम चल रहा है, मतलब 2 साल पहले से, जैसे आपने बताया। तो इस बारे में आपसे बात करूंगी। अब मैं चलती हूँ मुनीर सांवल की तरफ। अच्छा मुनीर, ये बताएं कि आप जैसे बता रहे थे कि ये जो सॉन्ग्स आपने गाए, तो इसके अलावा क्या शादियों के जो फंक्शंस होते हैं उसमें किस तरह के सॉन्ग्स जो हैं वो पसंद किए जाते हैं? शादियों पे तो ये जो आप इधर हम टीवी पे आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, आपने हमें टाइम दिया। शादियों का और हिसाब होता है। शादियों का और हिसाब? शादियों पे हम जहाँ जाते हैं प्रोग्रामों पे, वो हर बंदा अपनी फरमाइश पेश करता है, पर चले कोई ये सुने वो सुने, दिमाग ही खराब कर देते हैं। अच्छा। 172 गुलकार का गाना लेके देते हैं, ये सुनाए आप गाना, वो सुनाए। अच्छा। हमें सुनाना पड़ता है। अच्छा, आपका खुद का फेवरेट सिंगर, कोई पसंदीदा सिंगर जिसका आप कहते हैं कि मुझे मेरा ये पसंदीदा है या मैं उसको सुनना पसंद करता हूँ, वो कौन है? पहले नंबर तो मेरे सम थे, जिसको हम सुनते थे। 3 गुलकार मेरे पसंदीदा हैं। जी जी। गुलाम अली साहब और मेरे सम साहब और अल्लाह तल्लूने। कमाल हो गया। तो इनका कोई गाना शौक में या उसमें गाया है आपने कि भाई मुझे पसंद है? क्योंकि होता यही है कि आपको जो सिंगर
या जो पसंद होता है आप उसका गाना जो है वो जरूर गाते हैं, तो किसी की मोहब्बत में आपने उनका गाना गाया? गाया जरूर गाते हैं तो। अच्छा, लाइव उसमें गाते हैं? लाइव गाते हैं, लाइव। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली दफा जब लाइव किया था तो कैसा लगा था, और अच्छा कैसे ख्याल आया इस तरफ? आपने कहा कि मैं, आपको शुरू से शौक था, शुरू से गा रहे थे, कब गाना शुरू किया? मुझे ये शौक शुरू से था, स्कूल दौर में। अच्छा, स्कूल दौर से? स्कूल दौर में। मेरी एफ.ए. तलीम है माशाल्लाह, और मेरी नौकरी भी लगी थी सरकारी। ओहो, 2 साल खत्म कर दी थी शौक के लिए। वो क्या जुमला होता है, शौक दा कोई मुल नहीं, कोई मुल नहीं, मतलब वो एग्जाम्पल हमारे पास आज बैठी है मुनीर साहब की शक्ल में। अच्छा, फिर उसके बाद आपने वो छोड़ दी और फिर आपने इसको किया, तो क्या कॉन्फिडेंस था? हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि जी सिंगर जो है वो सिंगिंग में क्यों, कहाँ चले जाओगे, बल्कि वो भी कह रहे होते हैं नहीं नहीं जॉब होनी चाहिए, इससे क्या बनेगा, तो ऐसा कभी नहीं जहन में आया आपके? जहन में अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, अभी तक नहीं आया, वेरी गुड। इसलिए नहीं आया क्योंकि जिस काम का इंसान को शौक होता है वही काम करता है, और कोई काम वो नहीं कर सकता, ना वो चैन से बैठ सकता है, ना वो चैन से बैठ सकता है। इसलिए मैंने वो नौकरी इसलिए छोड़ी, नौकरी पे जाता था, ध्यान मेरा उधर था, ख्याल गाने पे, इसलिए छोड़कर नौकरी ये हमने अपनाया। ये बड़ी खूबसूरत बात मुनीर ने कही कि मैं जो हूँ जॉब जो थी बेशक उस पर था, लेकिन मुझे दिली सुकून नहीं था, तो अपने ज़िंदगी में अपने शौक को बिल्कुल उसके पीछे जाइए, उसके लिए कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिली वो ये है, और आपको भी मिलेगी, अपने ऊपर यकीन रखिए। जब आपका अपने ऊपर यकीन होता है ना, तो उस टाइम पर ये नहीं होता कि मैं ये नहीं करूंगा और वो नहीं करूंगा, तो फिर कैसे होगा? आप देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत उन्होंने गाने लिखे, और वो एक माशाल्लाह अच्छे फोक सिंगर हैं। मुनीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे लिए यहाँ पर आए और आपने हमें इतने अच्छे गाने सुनाए। और डॉक्टर जवेरिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपने जो है हमें इतनी इंफॉर्मेटिव चीज के बारे में बताया और लॉन्च किया आज ये जो प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली या सस्टेनेबिलिटी आर्किटेक्चर के हवाले से, ये प्रोडक्ट आज इन्होंने लॉन्च किया था। और यहाँ से हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है उससे मैं इजाजत चाहूंगी, और ये है कि छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक का टाइम हो चुका है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मिलते हैं नए मेहमानों से। और फिर एक गाना हमारे पास अभी जो है जाते जाते आपके लिए एक मुनीर का गाना मौजूद है जो कि हम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। सुनते हैं जी सॉन्ग। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ गए हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यू आर वॉचिंग रूही H10 और हमारे इस सेकेंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम में हम बात करेंगे वर्ल्ड साइट डे या वर्ल्ड साइट सेफ्टी डे के हवाले से। ये ग्लोबली मनाया जाता है, इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। आप लोगों के साथ भी हम इस चीज़ को शेयर करेंगे। नाज़रीन देखें, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग साइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपनी नज़र का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और उसके लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए हमें बात भी करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये एक तासुर है कि हम बात नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को चीज़ों के बारे में बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो हम अपने इस प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें अपने बारे में अपना ख्याल करने के लिए हमें उस पर बात करनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमारे साथ जो 2 गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, 2 मेहमान हमारे साथ बहुत स्पेशल मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे वर्ल्ड साइट डे के हवाले से। उसके अलावा जो है जिन लोगों को लगता है कि जनाब उनकी आई साइट वीक है, या जिनको ये लगता है कि जी हमें किस तरीके से उसको वो करना चाहिए या निजात मिल जाए ग्लासेस से, तो उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ इस टाइम 2 जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं। हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर सफ्तर इकबाल हाशमी हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट मुल्तान से मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बहुत खुशी हुई सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट मौजूद हैं वो मलिक कलीम हैदर साहब हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ब्लाइंड सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, फॉर स्पेशल पर्सन जो हैं ये उनकी एक्टिविस्ट हैं। तो हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले कलीम हैदर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा, ये जो हम इस चीज से स्टार्ट लेते हैं कि सर आज जैसे डॉक्टर साहब वर्ल्ड साइट डे यानी कि हमारी आंखों के हवाले से और हमारी साइट और नजर के हवाले से जो है दिन मनाया जा रहा है ग्लोबली, तो सर इसके बारे में बताइएगा कि इसकी एक इम्पॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है ये हमारे लिए जिंदगी का अहम एक जुज है।
तो सर इसको हमें अपनी आंखों को जो यानी कि जिन लोगों की आईसाइट बिल्कुल ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंसीडर करते हैं ठीक है, उन लोगों को अपनी किस तरह से सेफ रखना चाहिए? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आजकल के मॉडर्न दौर के हवाले से हमें जिनसे अवॉइड करना चाहिए ताकि हम अपने आप को महफूज रख सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज 14 अक्टूबर है। ये वर्ल्ड साइट डे सन 2000 से मनाया जा रहा है इंटरनेशनल। इट इज रिकग्नाइज्ड। ठीक है। और ये कि हर अक्टूबर के हर दूसरी जुमेरात को, थर्सडे को ये मनाया जाता है। तो आज भी जुमेरात है, इस हिसाब से ये जो है आज जो है ना जी वर्ल्ड साइट डे है। इसका जो थीम है इस दफा कि लव योर आइज, कि अपनी आंखों को से प्यार करें। तो ये इस साल का थीम जो है इंटरनेशनली दिया गया है। और मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो है ना जी हमें सेंसेस से नवाजा है। उसमें से जो स्पेशल सेंसेस हैं, जिस तरह देखने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, सूंघने और चखने की सलाहियत है, महसूस करने की सलाहियत है, अगरचे कि हर सलाहियत ही बड़ी कीमती है जी बिल्कुल, और अल्लाह के इनामात में से है, लेकिन उसमें जो है ये जो देखने की सलाहियत है, ये बहाल आंखें जो हैं ये बहुत कीमती तरीन सरमाया है, असासा है। तो आंखों के हवाले से मैं चंद बातें ज़रूर हम इस प्रोग्राम के अंदर करेंगे कि इसको हम जो है ना जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे है जिसमें ब्लाइंडनेस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के हवाले से भी कि भाई हम नाबीनापन से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो जाहिर है कि उसकी इम्पोर्टेंस है कि ये, तो हम इसमें जो अगर बीइंग ए डॉक्टर और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी बीमारियां आंखों की ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, कि जिसकी ब्लाइंडनेस या कमजोरी को हम रोक सकते हैं या उसका हम इलाज कर सकते हैं। और बहरहाल कुछ अल्लाह के फैसले होते हैं कि वो दे आर डेस्टाइंड फॉर ब्लाइंडनेस, उन्हें वो पैदाइशी तौर पर या तो नाबीना होते हैं या उनको कोई जेनेटिकली हेरिडिटरी या फैमिलियल ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उनकी निगाह बहुत कमज़ोर होती है। तो वो नंबर तो मैं कहूँगा कि बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। ठीक है, बहुत थोड़ा है कि जिसमें पैदाइशी तौर पर नाबीनापन होता है, जिसमें जो बीमारियां हैं बाज़ औक़ात जेनेटिकली हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे बच्चों में काला मोतिया भी हो जाता है, सफ़ेद मोतिया भी होता है, बच्चों में होता है, पैदाइशी होते हैं, पैदाइशी सफ़ेद मोतिया होते हैं, पैदाइशी काला मोतिया होता है। तो ये जो है बीमारियां हैं इनसे भी ये काबिल इलाज है। कुछ बच्चों की बीमारियां नाकाबिल इलाज हैं, फिर कुछ बीमारियां मिडल एज की हैं, बिल्कुल वो प्रोग्रेसिव हैं, और कुछ जो है वो ट्रीटेबल हैं, और कुछ बीमारियां जो है वो मिडल एज या लेट एज की है। और कुछ बीमारियां जैसे मोतिया का हम कॉमन सुनते हैं कि और वो बीमारियां ओल्ड एज की हैं। तो ये सारी जो है ना जी बीमारियां जो लेट एजेस में आ रही हैं, इनमें से ज्यादातर बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं, ये इलाज के काबिल। अगर इनका बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो हम नाबीनापन से, माजूरी से बचा जा सकता है। तो उसमें जो है ना जी इंशाअल्लाह ताला चंद की तरफ मैं आपके इस प्रोग्राम में निशानदेही भी ज़रूर करूँगा कि छोटी उम्र में कौन सी अहम तरीन बीमारी है जो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में छोटे बच्चों को ब्लाइंड कर रही है, अगरचे के वो बचाए जा सकते हैं। इसी तरीके से जो मिडल एजेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी इंशाल्लाह थोड़ी सी हम आपको हाईलाइट कर देंगे। क्या मॉडर्न ट्रेंड्स ने या हमारा जो लाइफस्टाइल है सर वो क्या इफेक्ट कर रहा है हमारी साइट के ऊपर, या जैसे आपने बात की कि हमारी टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस, एक नॉर्मल बंदे का क्या ये चीज इफेक्ट कर रही है? जैसे हम लोग बहुत यूज टू हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करने के, मोबाइल फोन्स, हमारा जॉब ऐसा है, वो कहते हैं ना रजिस्टरों वाली जॉब से अब हम डेस्कटॉप्स पर आ गए हैं, लैपटॉप्स पर आ गए हैं, 9 to 5 हम बैठे हुए होते हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं
काम कर रही होती थी 9 to 5, तो मैं उसमें मतलब एक टाइम आता था, बिकॉज ये कि उस टाइम पे मुझे फील होता था कि 3 घंटे बाद जब आप लगातार बैठे देख रहे होते हैं, उसके बाद यू फील हेडेक और इस तरह से, और उसके बाद फिर जब आप जाते हैं समटाइम्स ऐसी फील होती है कि आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपका सरदर्द इस लेवल का होता है, आपको नींद भी आ रही होती है और आपसे सोया भी नहीं जा रहा होता है, तो उससे किस तरह से हम कोप करें आजकल का, ये भी एक बहुत बड़ा मसला जी है। बिल्कुल, ये बात आपकी बहुत अच्छी तवज्जो और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और मैं अपने बच्चों से, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी नेशन से, कि जो इस वक्त हमारे हाथ के अंदर पूरी दुनिया सिमट कर आ गई है, मोबाइल की सूरत में पूरी दुनिया इस वक्त हमारे अपने हाथ के अंदर बिल्कुल है। और ये फिर बच्चों और नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक, यानी अब ये उनके पास भी मौजूद है। और इसमें मैं ख़ास तौर पर ये जो वर्किंग पर्सन्स हैं वो, और जो नौजवान इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर या जॉब्स के हवाले से अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे या मोबाइल पर या ऑनलाइन क्लासेस आजकल सारी बच्चों की चल रही हैं, उसकी वजह से तो मैं उन नौजवानों से और बच्चों से ये कहूँगा कि जो आपके जो प्रैक्टिकल आवर्स हैं, ज़रूरी आपके आवर्स हैं, उनको तो आप, हमें एक ज़ाहिर है कि जॉब्स हैं या स्टडीज़ हैं आवर्स, उनको तो आप मैक्सिमम जितना भी एंगेज कर सकते हैं उसको करें, लेकिन उसके अलावा आप कोशिश करें कि ये मोबाइल और ये जो नज़दीक के लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह हैं, इनसे अवॉइड करें, या ये कि इनके दरमियान रेस्ट करें। मसलन ये कि आप हाफ एन आवर या 1 आवर आपने काम कर लिया है, तो फिर आंखों को रेस्ट दें, कुछ देर के लिए आप आंखें बंद कर लें, कुछ देर के लिए आप डिस्टेंट देखें। सर मेरा तो उस टाइम फील कर रहा होता था कि मैं पट्टी बांध करना, 20 मिनट का नैप लूं। ये बहुत जरूरी है। ये आप उनकी खुद अपनी फीलिंग, ह्यूमन बॉडी भी सर आपको अलार्म कर रही होती है, वो ये बिल्कुल सुने। आंखें जो है ना जी, इसके अंदर एग्जॉस्ट हो जाती हैं, आई स्ट्रेन्स हो जाते हैं, और बसा औकात द पर्सन इज अनएबल टू एंड राइट, यहाँ तक आ जाता है, यानी इतना फटीग हो जाता है, इतना फटीग हो जाता है कि वो नजदीक देख नहीं सकता, और बसा औकात बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ वी हैव टू स्किप कि भाई उसकी स्टडीज, उसकी जॉब, वो जो काम चल रहा होता है वो करता है, उसको कहा। अच्छा सर, इस पर हम बात करेंगे। अभी हम जो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और ब्लाइंड पर्सन के लिए जो एक्टिविस्ट हैं उनसे बात करेंगे। कलीम हैदर, कलीम ये बताइए कि आप ये बताएं कि जिस तरह आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो अब तक आपने ब्लाइंड के लिए क्या क्या, मतलब ये है कि सोशल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, क्या क्या कुछ अभी चल रहा है, उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके चैनल का। कल 15 अक्टूबर है, यानी कि ये पूरा महीना ही इंटरनेशनल व्हाइट केन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। बिल्कुल, व्हाइट केन डे। जी बिल्कुल, और इसकी अवेयरनेस दी जाएगी व्हाइट केन सेफ्टी डे की। और जैसे ही पहले आपने एक लफ्ज़ बोला, भाई मैं काम करती थी अगर 1 घंटा 1.5 घंटा, तो दिल करता था मैं पट्टी बांध लूँ आधा घंटा। तो पट्टी बांधने से ना ये महसूस होता है, ये रियलाइज होता है, जो स्पेशल पर्सन है जिनको कुछ नजर नहीं आता, उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम और वो कौन कौन से इश्यू को ना फेस करते हैं। आया वो यूनिवर्सिटी कैसे जाते होंगे, स्कूल कैसे जाते होंगे, कॉलेज कैसे जाते होंगे, और घर में कैसे मूव करते होंगे, और आया वो अपने रोजमर्रा के काम कैसे करते होंगे। और आपको ये भी रियलाइज होता होगा, आप एक उन सबके लिए, ऐसे स्पेशल ब्लाइंड पर्सन के लिए आप एक मोटिवेशन है, और यही इसीलिए हम आपसे बात करेंगे कि इसको कैसे आप फिर डील करते हैं और अपनी किस तरीके से आप अपनी रूटीन को आप अपने लेकर चल रहे हैं। रूटीन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारे जो स्पेशल पर्सन होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, जी जी, ये मजबूत दिल के होते हैं, ये हिम्मत नहीं हारते अगर इनको कुछ सपोर्ट करे। यानी कि सपोर्ट मतलब कोई इनकी हिम्मत बढ़ाता रहे। माशरा जैसे डिग्रेड करता है, कोई जा रहा है उसके साथ कोई ऐसा मजाक कर दिया, तो वो किसी काम पे फोकस नहीं करेगा। अगर वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो अगर माशरे ने या किसी बंदे ने उसके साथ किसी बच्चे ने, बूढ़े ने मजाक कर दिया है, तो वो यूनिवर्सिटी जाना भूल जाएगा, उस बात को फील करेगा। वो इधर उधर, उसकी आंखें तो नहीं है, वो इधर उधर फील कर, इधर उधर देख के जो इधर उधर के जो ख्यालात हैं वो ले आए माइंड में, वो बात भूल जाए।
ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कलीम के लोगों को देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप नेकियां, जब हम बात करते हैं कि जी हम सब यही कोशिश कर रहे होते हैं ना कि हम अपने हिस्से में कोई चीज अपनी तरफ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करें, हम अच्छे काम करें, तो देखें उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाकी तमाम चीजें भी आप करें, लेकिन ये एक अहम चीज है कि आप किसी की जिंदगी में उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा नहीं करें। जैसे अब कोई मिस्त्री है वो घर बनाता है, अगर हम उसके घर बनाने पर ये कह दें ये घर अच्छा नहीं बना तो उसको कितना बुरा लगेगा। इमोशनली आप अटैक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, अल्लाह ताला ने जो ये हमारे स्पेशल भाई हैं, बिल्कुल स्पेशल पर्सन है तमाम कैटेगरीज के, अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो हम इसका मतलब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज में ना नुक्स निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सराय के ना कीड़े कढ़ने पे हैं, कीड़े निकाल रहे हैं, तो अल्लाह ताला को क्या अच्छा लगेगा? अल्लाह ताला को भी बुरा लगेगा। नहीं, इस चीज से हमें डरना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वही बात ना कि आप नेकी कर रहे हैं और फिर ये कि दूसरी तरफ आप इस तरह से, तो प्लीज ये तो ऐसे तमाम लोग जो हैं जो इस तरह के स्पेशल पर्सन को अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। अगर कहीं किसी को मदद की जरूरत है तो फौरन आगे बढ़ें, रोड क्रॉस कराएं, या उनकी अगर कोई चीज चाहिए है तो आपको पूछना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पूछें कि क्या आपको कुछ चाहिए तो नहीं, क्या आपको कोई चीज परेशान तो नहीं कर रही, तो ये हमारी बहैसियत इंसान भी एक जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को करें। तो ये बताएं कलीम कि आप आजकल जो है कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ एहतजाज जो है वो ब्लाइंड पर्सन के जो है वो कर रहे हैं, जैसे कि भावलपुर में या लाहौर में, तो ये कि वो उसका क्या वजह है, क्यों वो हो रहा है? 4 सुबह में हो रहा है 12 तारीख से ना एहतजाज। 12 ये वो लोग हैं, ये जो हमारे ब्लाइंड है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, माशाल्लाह किया हुआ है माशाल्लाह, इंग्लिश लिटरेचर में। ये वो लोग हैं जिन्होंने FA किया हुआ है, जो स्किलफुल है। अगर उनके ऊपर नॉर्मल यानी कि हमारी आम शहरी उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देंगे। अब कल लाहौर में एक वाकया हुआ है, 2 बाइक्स वाले आए हैं, उन्होंने ब्लाइंड के ऊपर बाइक्स चढ़ा दी। एक खातून हमारी बहन काबिल एहतराम गाड़ी चला रही थी, उसने एक ब्लाइंड के ऊपर गाड़ी चला दी। 5 लोग इस वाकये में जख्मी हुए लाहौर में कलमार रोड पे। जब वो जख्मी हुए तो उस खातून से पूछा गया भैया आपने देखा नहीं? उसने यही कहा मुझे नजर नहीं आया। मैंने कहा आगे कुछ भी नहीं है, बस मैंने कहा बस। इतनी गलत बात है कि आप देखें तो सही, अगर कोई बंदा नहीं, और बाकी पुलिस का रवैया उठा के आप ब्लाइंड को धक्के दे रहे हैं। अब उसको क्या पता आगे आपकी जो वैन है, जो पुलिस वैन है, उसमें कोई डंडा लगा हुआ है या कोई चीज लगी हुई है, तो उसको आप धक्का देंगे कि वो जाके टकराएगा उन चीजों से। अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए, इतने वेल एजुकेटेड पर्सन है, ब्लाइंड है, इनको इनकी स्किल के मुताबिक जॉब्स देनी चाहिए। ये अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते ब्लाइंड लोग बैठेंगे, फिर इनको मारा जाएगा, इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा। अगर कोई यही सियासी लीडर कोई बंदे लेके बैठ जाए तो उसका एक मिनटों सेकंडों में मसला हल हो जाएगा। नहीं, देखिए बहुत सारे बयानात दिए जाते हैं, हम भी आए रोज सुनते हैं कि ये चीज जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, या हमारे जो बहुत सारे जो कहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बात करते हैं। तो ये एक अहम जो है हमारे मुआशरे की एक बहुत अहम एक हिस्सा है जिसके ऊपर आज नजर डाली है करीम ने कि स्पेशल पर्सन जो हैं वो डिजर्विंग हैं, बिल्कुल। अगर वो लोग इतनी एजुकेटेड हैं, या तो आप ये कहें कि वो स्किलफुल नहीं है, वो इतने स्किल्ड हैं, तो उनके लिए मेरा ये ख्याल है कि अगर वो खुद आवाज उठा रहे हैं, वो उस आवाज को दबाना नहीं चाहिए। और इस तरीके से कि मारा जा रहा है कुछ भी, तो सर आप जो हैं डॉक्टर सफ्तर, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या ये हमारी गवर्नमेंट का और हमारे इदारों का रवैया ब्लाइंड के लिए जो इस तरह की एहतजाज, जब वो कह रहे होते हैं देखिए स्किल्ड पर्सन है, तो मतलब उनके ऊपर अगर इस तरह से हो रहा है तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इस बारे में ये कहूँगा कि जिस तरीके से बहुत सारे अदारे हमारे जो है अपना काम और अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, इसी तरीके से अगरचे के गूंगे बहरों और माजूरीन के स्कूल्स और अदारे और उनकी ट्रेनिंग वो वहाँ मौजूद हैं, हर बड़े शहर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ भी जो है उसको उस मेयार के मुताबिक जो है नहीं किया जा रहा, नहीं किया, उनकी तरबियत तालीम नहीं दी जा रही, उनकी तरबियत नहीं की जा रही। हाँ, मुश्किल से कोई एक आध अदारा बड़ी जो है ना जी मेहनत से आप ढूंढ सकते हैं कि जहाँ इस स्पेशल पर्सन को आप एजुकेट कर सकते हैं, ये वरना ऐसी बात नहीं है। हमारे अभी जो है वो
आपको मालूम है कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के जो सलामती कौंसिल में रिप्रेजेंटेटिव हैं खातून, वो नाबीना है और उन्होंने बड़ी अच्छी जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट पाकिस्तानी डेमोक्रेट। इसका मतलब ये है कि नाबीना होना या किसी जो है उससे महरूम होना स्पेशल सेंस से, सर ये कोई हिजाब नहीं है, ये कोई रोक नहीं है कि इंसान आगे नहीं जा सकता। और मैंने खुद वो तालीम का वो सिस्टम देखा हुआ है। मेरे खुद शागिर्द जो है वो इसमें जो है डॉक्टरेट कर रही हैं इस बच्चों की या नाबीना लोगों की तालीम के लिए। तो इसका मतलब है सिस्टम्स तो दुनिया में बनाए गए हैं, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो जब ये बच्चे जब तालीम हासिल कर लेते हैं नौजवान, तो फिर उनको प्रॉपर जगहों पर उनको सेट करना भी, ये भी बुनियादी डॉक्टर साहब इस पर हम बात करेंगे। और ये वाकई ये डिसेबिलिटी नहीं है, दिस इज अ स्पेशल एबिलिटी। तो इसी पर हम आकर अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस आकर इसी से डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का हम आगाज करेंगे। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम टू रूही एट 10। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड साइट डे के हवाले से। और ये पूरा महीना जो है वो नाबीना अफराद के लिए और उनकी बेहतरी और उनकी अवेयरनेस के लिए मनाया जाएगा। तो उस पर हम भी आज बात करें। हमारे साथ स्टूडियो में इस टाइम 2 गेस्ट मौजूद हैं। तो एक हमारे साथ डॉक्टर सफदर मौजूद हैं। डॉक्टर सफदर, मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि ये बताएं कि अगर हम जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे इससे पहले आपने बात की कि ठीक है आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल कम कर दीजिए और आंखों को रेस्ट दें, एक जैसे कि घंटे 2 घंटे बाद 15 या 20 मिनट का आंखें बंद करके थोड़ा सा रेस्ट दें। उसके अलावा जो हम जो एक प्रिवेंशन हो सकती हैं ब्लाइंडनेस के हवाले से, वो आपने बताया, वो क्या हो सकती हैं? डाइट के हवाले से, रूटीन के हवाले से वो क्या हो सकती हैं? मैं उसमें आपको 2-3 कैटेगराइज में करता हूं आपको। एक तो ये कि जो वैसे तो बच्चों में जो बेबी हैं उनका वालिदैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनका आंखों का चेकअप कराएं, ठीक है। उसमें बसा औकात उनकी निगाह कमजोर होती है जो वालिदैन को नहीं अंदाजा होता। मेरे साथ हुआ था, मुझे भी। लेकिन वो बेबी यानी कल भी मैंने एक बच्ची का चेक किया तो उसका 4.5 नंबर था और वो माँ की लैब में थी। यानी इतना छोटा बच्चा और उसकी निगाह कमजोर थी और हमने उसको ग्लासेस लगाए। डॉक्टर साहब क्या ये सेफ है? मुझे इसमें थोड़ी सी बात करने दीजिए जी। इसके बाद ये कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे मोतिया या काला मोतिया है, ये भी बच्चों में होता है। और एक चीज जो मैं अभी आपके चैनल के तवस्सुस से कहना चाहूँगा तमाम वालिदैन को कि इस वक्त हमारी जो बेबी सर्वाइवल रेशो है, यानी जो छोटे बच्चे हैं जो किसी ज़माने में 31वें महीने के 28 महीने के बाद पैदा होते थे, 28 हफ्ते के बाद या 31 हफ्ते के बाद पैदा होते थे, तो ये अमूमन जो है वो सर्वाइव नहीं करते थे। लेकिन अब जो है वो सर्वाइव करते हैं। हमारे पास अच्छी टेक्निक्स हैं और उसकी वजह से और ऑक्सीजन जिनको ज़्यादा देर मिलती है या जो लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा डेंजरस है कि इन बच्चों के अंदर एक रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, यानी प्री मेच्योर होने की वजह से आंखों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम पैदा होती है कि ये 3 महीने की उम्र तक जाकर दोनों आंखों से ब्लाइंड हो जाते हैं। और इनको अगर आप रोक सकते हैं, हम अपने डॉक्टर्स को भी ये बात रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन वालिदैन से कहें कि 1 माह की उम्र के बाद वीकली चेकअप कराएं, क्योंकि विद इन अ मंथ ये परमानेंट ब्लाइंडनेस बच्चों की कर सकता है। और हमारे पास सच्ची बात ये है कि वालिदैन आते हैं और ये अब तादाद भी बढ़ती जा रही है और वो बड़े परेशान होते हैं। बच्चा भी उनका बच गया होता है, वो खुदा का शुक्र भी अदा कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों आंखों से वो बच्चे जो है ना जी वो नाबीना हो चुके। सर क्या इसकी वजह प्रीमेच्योर बर्थ है? हाँ जी, प्रीमेच्योर बर्थ है, लो बर्थ वेट है और उसमें जो ऑक्सीजन इनहेलेशन है, ये तीनों वजूहात हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसको रोका नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज मुमकिन है अगर बर वक्त इसको प्रॉपर डॉक्टर को दिखा दिया जाए
तो ये जो है ना जी, बीमारी कंट्रोल भी की जा सकती है, इलाज भी की जा सकती है और सेफ भी की जा सकती है। पेरेंट्स, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही कि अगर आपका जो बेबी है, बेशक वो अंडरवेट है या प्रीमेच्योर बर्थ है, या वैसे भी आप जो हैं वो चेकअप लाजमी कराएं, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें कि चीजें जो हैं वो साइड के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। कई दफा ये होता है कि सर बच्चों का, जैसे आपने बताया कि 4 नंबर होता है या 5 नंबर होता है, जैसा ये दूर की नजर होती, करीब की भी हो सकती है, तो वो जब स्कूल में जाते हैं तो उनका वो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं होता। बच्चों को बहुत छोटे होते हैं, पता ही नहीं होता कि वो ब्लैक बोर्ड आपको पीछे बैठे होते हैं या नजर नहीं, वो कहते हैं बड़ा होगा ठीक होगा वाला भी बड़ा अच्छा आपने एक बात कही है कि एक मिथ है, लेकिन वो बेचारे परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रहा। ठीक है, अगर एक बच्चा है उसने बोर्ड पे देखा है, उसे नहीं एलसीएम समझ आ रहा वो किस तरह से किया हुआ है, और वो घर आया है तो जनाब ट्यूशन टीचर भी उसको डांट रहा है, उसके वालिद साहब भी उसको डांट रहे हैं, नालायक, ये क्या हो गया, मतलब तुम सुबह जा रहे हो, ये वो सारा, और हम तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं। और तो दी बच्चा, अच्छा वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और लो। तो प्लीज आप एक वीकली चेकअप पर आएं पहले, तो उसके बाद ये है कि आप उसको बाय एनुअल कर लें या मंथली पर, जब तक बच्चे जो हैं वो कितनी एज तक नहीं पहुंच जाते डॉक्टर साहब? ये जो है ना जी, एक तो स्क्रीनिंग, बच्चों की स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसको एक तो पैदाइश के 1 महीने के अंदर अंदर स्क्रीनिंग करा ली जाए, और उसके बाद जो है वो 6 महीने बाद करा ली जाए। इसके बाद जो है डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जो है वो 2-3 साल जो का बच्चा जो होता है उस वक्त ऐनक का नंबर आ जाता है काफी हद तक, उसमें करा ली जाए। फिर ये कि जो है आहिस्ता आहिस्ता जो अगर किसी को ग्लासेस वगैरह लग जाते हैं तो उनको हर 6 मंथली जो है ना जी चेकअप कराया जाए। ये सारी जो है ना जी, ये इस तरीके से हम अपने बच्चों की बहुत सारी आंखों की बीमारियों से उसको महफूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये भी एक मिथ है और एक वहम है पेरेंट्स का कि जब हम कहते हैं ना स्क्रीनिंग के बारे में, तो कहते हैं हो इतना छोटा, अब जैसे आपने बात की कि कुछ वीक्स का भी हो तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपने थ्रू एक मैसेज जो है लोगों को लाजमी दीजिए कि छोटा बच्चा भी है तो स्क्रीनिंग में कोई नुकसान नहीं है। वो डर जाते हैं कि ना, अच्छा इतना छोटा बच्चा है, छोड़ो जी, डॉक्टर्स के पास पता नहीं क्या कर देंगे। तो वो ये चीज इससे थोड़ा सा ये है कि लोगों को बताएं कि ये नॉर्मल है, बल्कि ये बेहतर है आपके लिए। नहीं, बड़ा सिंपल से प्रोसीजर्स हैं, उस बड़े सिंपल से प्रोसीजर से जो है ना जी डॉक्टर असेस कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई ग्रेव डिजीज, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। और अगर कोई शक आ भी जाता है तो उसके बाद भी कोई आसान है, हल्का सा नींद की दवा बच्चों को पिलाकर भी वो बड़े आसानी से चेक कर लेते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छे डॉक्टर के पास वो गैजेट्स भी मौजूद होते हैं और वो सारा उनको ट्रेनिंग भी होती है कि वो उनको प्रॉपरली स्क्रीन आउट कर ले। ये बड़ा सेफ तरीका है, इसमें कोई लेजर्स नहीं इन्वॉल्व, जैसे कुछ लोग डर जाते हैं कि अच्छा स्पेशलिस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ये कि आपके बच्चे के लिए बल्कि ज्यादा बेहतर है कि वो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या हमारी जिस तरह क्या कहा जाता है कि आप लोग जो हैं ग्लासेस कई दफा मतलब जैसे एक बना दिया गया है सोसाइटी में कि जी ग्लासेस नहीं होने चाहिए या ग्लासेस रिमूव करने के लिए आप लेजर्स पर आ जाएं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि क्या एज जो होती है, क्योंकि कई जो डॉक्टर्स होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि वो कहते हैं जी आ जाएं किसी भी लाइक उसमें, आप इफ यू आर लाइक अंडर एज यू कैन कम फॉर लेजर्स, एनी लेजर्स आप करा सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो दोस्त लेजर्स कर रहे हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-10 साल से बच्चों की लेजर कर रहे हैं, तो ये जो ग्लासेस हैं ये बाहर एक अहम है कि भाई बच्चे और ख़ास तौर पर वालिदैन और जो मैरिटल एज है ना बच्चों की और फिर बच्चियों की, उस पर लोग ये कहते हैं कि भाई ये ग्लास फ्री हो जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि जिनसे हम सेफली बहुत सारे बच्चों की ग्लासेस उतार सकते हैं। बहुत सारों का मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बच्चे बाहर ऐसे होते हैं कि जिनकी को ऐसी आंख का कोई प्रॉब्लम होती है कि जिनको हम जो है रिग्रेक्ट कर देते हैं, माजरत कर लेते हैं कि आपके ग्लासेस नहीं उतारे जा सकते, आपको मजीद इंतजार करना चाहिए। और ऑप्टिमल एज जो है वो अमूमन 20 साल है। अच्छा, 20 साल से पहले हम अमूमन रेकमेंड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि 20 साल की उम्र पर जाकर
जो ग्लासेस का नंबर है ये स्टेबल हो जाता है, 95% मैच्योर हो जाता है। कहेंगे अब उसके अंदर नंबर बढ़ने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो 20 इयर्स की एज के बाद हम जो है ना जी वालिदैन को कहते हैं कि अगर जो है ना जी जो है आपका बच्चा जो है वो 20 इयर्स का है, वो फिट है, तो आपके हम लेजर करके ग्लासेस उतार सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर सफदर ने कही कि आप अपनी मेच्योर एक अपना जो आय का एक एज होता है उसके बाद ये है कि आप अपना लेजर करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कलीम हैदर से जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा कलीम, आप बात कर रहे थे इससे ब्रेक से पहले कि जो रवैया है सोसाइटी का भी अच्छा नहीं है और इसके अलावा जो इदारे हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके ख्याल से क्या ऐसी स्टेप्स होने चाहिए जो जॉब्स के हवाले से, गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से या प्राइवेट जॉब्स के हवाले से जो इदारों को स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो इदारों के अंदर अवेयरनेस सेशन करवाए जाएं। इदारों को पता हो इनके साथ रवैया कैसे अपनाना है, इनके साथ बात कैसे करनी है, इनको डील कैसे करना है। जैसे हमारे पुलिस का इदारा है, इनका जो रवैया है वो स्पेशल पर्सन के साथ 100 में से जो है ना वो 20% अच्छा है, बाकी 80% बहुत भाई सोच लें समझ लें बहुत गलत है। ये लोग ऐसे समझते हैं स्पेशल पर्सन को ये इस माशरे का शहरी ही नहीं है। हमारे इदारे हो गए, मुख्तलिफ ऑफिस हो गए, तो वो लोग मिलना पसंद नहीं करते स्पेशल पर्सन के साथ। अगर कोई डीसी कमिश्नर है वो अगर कोई स्पेशल पर्सन चला गया तो उससे मिल लेंगे, उसको मुतमईन करके घर भेज देंगे। आप पहले तो किसी को मुतमईन करके, किसी को तसल्ली दे के, किसी को आस पे लगा के किसी को भेजे ना, कोई ऐसा वादा ना करे। अगर वादा कर लें तो फिर उसका पूरा करना चाहिए। जैसे हुकूमत ने वादा किया भाई हम जो हमारे स्पेशल पर्सन है इनके लिए बहुत काम करेंगे, अब उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, तो अब जो माशरे और जनूबी पंजाब के जो स्पेशल पर्सन है वो अगली हुकूमत जो भी आएगी उनको वोट नहीं देंगे। अगर इमरान खान साहब पिछले साल या पिछले इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था, तो इस इलेक्शन में कोई स्पेशल पर्सन, रेशो बहुत है, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में 45,000 है स्पेशल पर्सन, ठीक है, तो वो यही सोच रहे हैं, उनमें से अक्सरियत यही सोच रही है हमने आने वाली हुकूमत में पीटीआई को वोट नहीं देना। कलीम हैदर, ये जो वादे हैं ना ये बहुत सारे हैं, फिर चाहे आप हुकूमत की बात करें, आप किसी की भी बात करें, तो ये है कि इस पर और क्या वादे किए गए और कौन से नहीं हुए और कौन कौन से वादे जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम वापस आते हैं। चलें जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर वॉचिंग रूही एट 10 और आज हमारे साथ वर्ल्ड साइट डे यानी कि नाबीना अफराद के दिन से मुतल्लिक बातचीत जारी है। हम अपनी बिनाई को बचाने और इसके अलावा नाबीना अफराद के हुकूक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाबीना अफराद के लिए सोशल एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं कलीम हैदर। हाँ जी कलीम, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कुछ वादों की जो कि आप कहते हैं कि पीएम साहब ने भी किए और उसके अलावा इदारों ने भी किए, तो उन वादों का क्या हुआ? उन वादों का तो बस ना ही पूछें, वादे किए जाते हैं फिर वादे वफा नहीं होते। आप किसी स्पेशल पर्सन को वादा करें भाई आपको जॉब, क्या वादे किए गए थे? जैसे वादे तो बहुत किए गए थे, भाई जॉब देंगे आपको, जो हमारे यूनिवर्सिटीज के एफए तक तो होता है, जो ब्लाइंड कॉलेज होते हैं वहाँ पे तो स्कॉलरशिप मिलता है। यूनिवर्सिटी में जो बच्चा चला जाता है वो एफए के बाद बहुत कम जाते हैं, वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो अखराजात होते हैं वो कोई नहीं अफोर्ड, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। माँ बाप इन्वेस्ट बहुत मुश्किल से करते हैं, 100 में से कोई 50% माँ बाप इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता है भाई इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, हालांकि वो गलत सोचते हैं। ये वाकई गलत सोच करें, उनको एजुकेशन में उनको सपोर्ट करें। और हमारी हुकूमत को भी चाहिए जो एफए के बाद जो स्पेशल पर्सन आगे पढ़ना चाहते हैं उनको मंथली बेस पे या वीकली बेस पे मतलब सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा कलीम, मुझे ये बताएं कि आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट अपनी सोसाइटी में नाबीना अफराद के लिए क्या काम कर रहे हैं और अभी तक क्या काम किया है, उसके बारे में बताएं। मैं लेक्चर्स देता हूँ मुख्तलिफ को एजुकेशन में, हमारे जो बच्चों का स्कूल होता है, कॉलेज
और यूनिवर्सिटीज में मैं लेक्चर देता हूँ और उसके बाद मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की हुई हैं। अच्छा, वो ट्रेनिंग्स किस हवाले से? वो ट्रेनिंग्स व्हाइट केन के बारे में, भैया आपने मूव कैसे करना है माशरे में, आपने कुकिंग कैसे करनी है अगर घर में कोई नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि कुकिंग जो है आप वो भी कर सकते हैं, आपने चलना है, मूव करना है तो सेफली आप किस तरह से मूव कर सकते हैं। आप ओरिएंटेशन सिखाई जाती है, ओरिएंटेशन आप लैपटॉप कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। आप किसी वेबसाइट पे, माशरे में यूरोप में ब्लाइंड की बहुत इज्जत है, पाकिस्तान में इतनी नहीं है। अब यूरोप में कोई ब्लाइंड अगर किसी गोरे का कोई आजकल ऑनलाइन काम का रुझान बहुत बढ़ गया है, अगर किसी गोरे का कोई काम करता है ब्लाइंड तो वो गोरा बहुत उसको अप्रिशिएट करता है, ये तो है, और उसको टाइम पे उसको अमाउंट दे देता है। अगर कोई पाकिस्तानी किसी ब्लाइंड कोई काम करे पाकिस्तानी के लिए तो वो लोग यही समझते हैं भाई ये हमारा क्या कर लेगा या इसने हमसे क्या आके लड़ लेना है। ये तो खुद इधर उधर मूव कर रवैया है और ये मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। ख्याल किया करें, आपको कहीं पे कोई ब्लाइंड स्पेशल पर्सन मिले तो उसकी हेल्प करें। ये बात हम बार बार इसी जो है अपने प्रोग्राम के तहत ये कर रहे हैं। अच्छा, तो आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं और क्या क्या काम जो हैं वो आपके फ्रेंड्स या आपके सर्कल में जो है वो कर रहे हैं? ऑनलाइन तो बहुत काम कर रहे हैं हमारे जो स्पेशल पर्सन हैं जिन्होंने अब एमफिल लिटरेचर में किया हुआ है। जबरदस्त। तो उसको अगर हुकूमत जॉब नहीं दे रही है, हुकूमत उसको ये कह रही है या कोई MNA-MP ये कह रहा है भाई थोड़े बहुत पैसे दे दो, या कोई एजेंट माफिया कह रहा है भाई पैसे दे दो हम आपकी एजुकेशन के मुताबिक आपको जॉब लेके देंगे, तो वो पैसे देने के बजाय वो अपना खुद काम कर रहा है ऑनलाइन। तो ये इसका मतलब है कि ऑनलाइन जो काम है वो ज्यादा हेल्पफुल है, यानी कि इनकी अर्निंग का जो एक जरिया है। अच्छा, कोविड के डेज में बहुत सारे लोग जो हैं, जाहिर बात है जॉब्स का बहुत प्रॉब्लम हो गया था और फिर ये कि ऑनलाइन की तरफ लोग आए। तो ये है कि प्लीज अगर ऑनलाइन भी अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो आप उसके साथ भी कोऑपरेट करें। जिस तरह ये कह रहे हैं कि पेमेंट का इशू होता है तो ये है कि वो उनका हक ना आप लोग खाएं और ये है कि उनको प्रॉपर पेमेंट करें। अच्छा, ये बताएं कि जब आप ट्रेनिंग्स करते हैं, इस तरफ आते हैं, तो फिर उसमें जब आप कह रहे हो कि मैं यूज ऑफ केन स्टिक जो भी है उसका यूज आप बताते हैं, तो उसमें क्या प्रॉपर आप जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनल लेवल की इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कराई जाती है और आपने इंटरनेशनल लेवल पर कैसे मूव करना है व्हाइट केन लेके, और कुकिंग सिखाई जाती है जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग भाई हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने भाई आलू को कैसे काटना है, प्याज को कैसे काटना है, अगर घर में कोई नहीं है तो अगर 5 दिन के लिए घर वाले आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं तो आपने घर में रह के 3 दिन का 3 टाइम का खाना कैसे वो करना है, बनाना है, और उसको खाना कैसे है। खाना तो हर किसी को पता है, लेकिन लगाना कैसे है और फिर खाना कैसे, बनाना कैसे है, उसको कैसे उसको अच्छे तरीके से आपने बनाना है ताकि खुशबू साथ वालों के घर में जाए। तो ये पता हो वाकई ये जो स्पेशल पर्सन है ये नकारा नहीं है, इसको हम जो डिग्रेड करते हैं, जो हम इसको जुमले कसते हैं, तो वो बुरी बात। बिल्कुल ये नकारा नहीं है। तो ये जो खाना बना रहा है ये वही बंदा बना रहा है जिसको हम पूरे मोहल्ले में या पूरी सोसाइटी में हम इसको बारे में ये कहते हैं, डीमोटिवेट करते हैं उसको। कितनी अच्छी बात की है देखें इस टाइम खलीम ने कि खाना इतना अच्छा ये लोग बनाते हैं कि फिर पूरा जो है वो एरिया उनको खुशबू आती है और उन्हें पता चलता है कि ये दे आर नॉट डिसेबल, ये पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी हैं, दे आर नॉट डिसेबल। चले डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप मतलब जो डिजीज हम लोग आंखों की प्रिवेंशन के बारे में बात कर ली हमने, अब आप ये बताएं कि जो ओल्ड एज की डिजीज होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मिडिल एज या ओल्ड एज में जो है वो 3 तरह की बीमारियां ज्यादा कॉमन है। एक तो सफेद मोतिया आपने सुना है, हमने सुना है, वो अब मॉडर्न तरीके से बहुत अच्छा उसका इलाज हो जाता है अगर बर वक्त करा लिया जाए। इसी तरीके से ग्लाकोमा है या काला मोतिया जिसमें आंख का दबाव बढ़ जाता है और दबाव बढ़कर जो है वो आंख के पर्दे को नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी उसके लिए भी अद्वियात मौजूद हैं और इलाज मौजूद हैं जिससे उनको बचाया जा सकता है, ब्लाइंडनेस से बचाया जा सकता है। तो ये 2 बीमारियां बड़ी कॉमन हैं। और तीसरे नंबर पर आज जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा कि जो इस वक्त बहुत ज्यादा फैल चुकी है और दुनिया की इस वक्त नंबर 1 ब्लाइंडनेस की तरफ चली गई है, वो है शुगर, डायबिटीज। डायबिटीज अमूमन अब मिडिल एज में, यंग एज में कॉमन होती चली जा रही है। अब हमारे पास नौजवान बच्चे
और बच्चियां आ रही हैं जिनको शुगर है और जिनकी शुगर से उनको उनके पर्दों को नुकसान पहुंचा दिया है। शुगर ख़ास तौर पर अगरचे के जिस्म के हर आर्गन को नुकसान पहुंचाती है और आँख के भी हर उज़्व को तकरीबन नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये आँख के पर्दों को पहुंचाती है। और मैं इसमें दो चीज़ें मेंशन करूंगा कि जब शुगर अनकंट्रोल होगी और फिर शुगर का दौरानिया ज़्यादा हो चुका होगा, मसलन ये कि अमूमन आपकी शुगर बड़ी अच्छी कंट्रोल है, तो अगर आप 10 साल या 8 साल आपकी शुगर को हो गए हैं तो अब आप रूटीनली चेकअप कराना शुरू कर दें डॉक्टर के पास। और अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है तो फिर आप 5 साल के बाद ही अपनी आंखों का रेगुलर मुआयना कराना शुरू कर दें, क्योंकि वो सारी की सारी बीमारी जो आंख के पर्दे में होती है शुगर की वजह से वो ट्रीटेबल है। वो अगर आप ब्लाइंडनेस से पहले उसका इलाज करा लें तो वो प्रॉपरली इलाज हो जाता है और आंखें जो है ना जी हम बचा सकते हैं। लेकिन ये कि आज इस सब के बावजूद कि इलाज की सहूलतें बड़ी आम हैं और कॉमन हैं, लेकिन वर्ल्ड में शुगर डायबिटीज इज नंबर 1 कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना जी वजह बनती जा रही है। तो जहां इसमें हमने अपनी बहुत सारी डाइटरी हैबिट्स करनी है, एक्सरसाइज वॉक करनी है और फिर इसके साथ साथ रेगुलर चेकअप कराना है, वहीं शुगर के इलाज के साथ साथ आंखों का रेगुलर चेकअप भी वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। फिर एक एज आ जाती है हमारी जो इससे थोड़ा सा लेट एज है, 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद, वहां एक आंख के पर्दे की जो पहचान वाली जगह है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, कि पर्दे की पहचान वाली जगह डैमेज हो रही है। तो वो भी आप रेगुलर अगर आप चेकअप कराएंगे तो वो उसका भी बड़ा हिस्सा ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है। तो उसको आप चेकअप कराएं तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम ये सब काम करें और रेगुलर चेकअप कराएं तो इन बड़ी जो है ना जी ग्रेव बीमारी, बड़ी ब्लाइंड, पोटेंशियली ब्लाइंड करने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जी, जो बताया जैसे आपने कि जब शुगर हाई होती है और आपकी कंट्रोल में नहीं रहती है और अगर वो आपके पर्दे को इफेक्ट कर जाती है तो सर फिर कहा यह जाता है, ये एक मिथ है कि ये तो फिर जी नहीं है, ये मैक्यूलर होल जो है ये ट्रीटेबल नहीं है। नहीं, ऐसा ये जो मिथ है ये गलत है। मैकुलर होल भी अगर बर वक्त पेशेंट आ जाता है वो भी ट्रीटेबल है। मैकुलर एडीमा यानी जैसे जो आंख के पर्दे में खून और पानी और चर्बी उतर आती है और पहचान को जायल कर देती है तो वो भी ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि वो अनट्रीटेबल, इसकी वजह से पर्दा उखड़ जाता है, वो भी ट्रीटेबल है। तो सब चीजें ट्रीटेबल है, लेकिन एक वक्त तक। जिस तरीके से आप कहेंगे कि सांस जो है ना जी जब तक है तो फिर आस बाकी है, तो जब तक आंख के अंदर रोशनी मौजूद है और तब तक इलाज की भी पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन उसको जो है बर वक्त और सही तौर पर डॉक्टर के पास जाया जाए और उसका इलाज किया जाए, तो ये हो सकती है। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। कोई एक मैसेज जो आप शॉर्ट सा देखने वालों को, सुनने वालों को देना चाहें? अच्छा, ये क्योंकि वर्ल्ड साइड डे है, मैं इस हवाले से एक बड़ा खूबसूरत मैसेज, जैसे जो है ना जी भाई ने भी कहा कि हमारे मुआशरे का जो रवैया है माजूर लोगों के हवाले से और नाबीना अफराद के हवाले से वो कोई बहुत आइडियल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इस हवाले से ज़रूर ये बात कहूँगा कि हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के स्पेशल पर्सन्स के साथ जो रवैया रखा, जो अल्लाह ने हिदायत और रहनुमाई की, वो असल में हमारे लिए आइडियल है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक नाबीना सहाबी थे। वो ईमान लेकर आए। उनका ईमान का वाक़या भी कुरान के अंदर तफसील से दर्ज है और अल्लाह ताला ने जो है ना जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई कि इनके साथ कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा, यानी ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिजरत भी करके गए, नाबीना होने के बावजूद उस जमाने में उन्होंने हिजरत की, जब जो है आम आदमी भी सफर नहीं इतना कर सकता था। उन्होंने मदीने हिजरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा जब
मदीने से बाहर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा उनको मदीने का गवर्नर बनाया। आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपने कितना मैसेज क्या दिया कि एक शख्स अगर एक आंखों से माजूर है लेकिन उसके अंदर दूसरी क्वालिटीज मौजूद है तो वो गवर्नर भी बन सकता है, वो सदर भी बन सकता है, वो सब कुछ बन सकता है। सर हमारे लिए बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। बहुत शुक्रिया सर। आप कोई भी मैसेज करीम छोटा सा, बिल्कुल टाइम हमारे पास जैसे है शॉर्ट। बिल्कुल, बस यही मैसेज है जो हमारे स्पेशल पर्सन के पेरेंट्स हैं, आप उनको मोटिवेट करें, एजुकेशन की तरफ लेके आए, उनको डीमोटिवेट नहीं करें, घर के अंदर ही से आप मोटिवेशन करें। नाजरीन, आप इजाजत चाहेंगे रोही एट 10 से। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और खुशियां बांटने की वजह बनते रहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।